Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are safe and fine. Let me start a lecture that is the last topic of our this chapter human resource management. और जैसे कि हमने last lecture में देखा कि how can we a project manager and a human resource management team कैसे hire करती है, recruitment कैसे करती है और रिक्रूटमेंट करने के लिए वो एक प्रॉपर फेस को फॉलो करती हैं और रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्टिव पीपल सेलेक्ट किए जाते हैं डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस प्रोफेशंस टैलेंट स्किल्स की बेस पे। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था एक्वायर करने का, लोगों को हायर करने का उनकी स्किल्स के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अब हमारा काम है जो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द टीम एज वेल एज मैनेजिंग द टीम एंड मॉनिटर द टीम. So let we discuss how can we develop efficiently a team and make a team more effective to work successfully execute a project. And as well as if there are any changes in the project, how the human resource can be managed efficiently. So let me see the content, what type of the techniques we have to be study for the development of the project team and for the management of the team. So the content is that Here we will discuss the development of the team. हम जो है वो टीम कैसे डेवलप करेंगे, क्या पर्पस है टीम को डेवलप करने का, और टीम को डेवलप करने के लिए बेस्ट मॉडल द टकमैन मॉडल वो डिस्कस करेंगे कि टकमैन मॉडल हमें कैसे बता रहा है कि हाउ कैन यू मैनेज एंड डेवलप अ टीम, एज वेल एज ट्रेनिंग के थ्रू हम टीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टीम को डेवलप करने के लिए, टीम को हायर करने के लिए हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टीम्स आती हैं, MBTI, SSP एंड डिस्क. ये 3 टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी टीम को मैनेज करने में हेल्प करेंगे. एंड दीज आर द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड दीज आर 3 आर द मेंटल एक्टिविटीज़. एंड लास्ट वन इज अ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम. बिकॉज दिस टॉपिक इज अबाउट कि हमने टीम तो एक्वायर कर लिया, हमने लोग हायर करने हैं उनके पर्सनल स्किल्स देखते हुए, उनका टैलेंट देखते हुए, उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, लेकिन डेवलप द टीम करने का मतलब ये है कि आप इन लोगों को इकट्ठे कैसे कर रहे हो, उन्हें मर्ज कैसे कर रहे हो ताकि वे टीम बन के काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के काम कर सके और अच्छे तरीके से टास्क को एग्जीक्यूट कर सके. सो लेट वी डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट. द फर्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ द टीम. एक पॉइंट हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, टीम डेवलपमेंट का मेन गोल ये है कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा कर रहे हो और उनसे अपने काम को कैसे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करवा रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए, वर्क को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करने के लिए. दैट इज डेवलपिंग द प्रोजेक्ट टीम. ठीक है. द मेन गोल ऑफ द टीम डेवलपमेंट इज व्हाट, द पीपल कम्स टुगेदर जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे इकट्ठे कर रहे हो, कैसे वो अपनी स्किल्स को, इंडिविजुअल स्किल्स को एक ग्रुप के फॉर्म में मर्ज करके अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं. दैट इज डेवलपिंग द प्रोजेक्ट टीम. एंड हियर इज आल्सो अ मेन गोल ऑफ द टीम जो कि लोगों को इकट्ठा कर रहा है. डेफिनेटली आफ्टर द रिक्रूटमेंट, आफ्टर द hiring a skillful and professional experienced person, the main goal is to successfully एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. और मेन गोल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट तभी हो सकता है जब हम एक टीम डेवलप कर सकें ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट तरीके से रह के, कोऑपरेशन के साथ रह के अपना काम कंप्लीट कर सकें. दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू डेवलपिंग द टीम आफ्टर एक्वायरिंग द टीम. फिर जो बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल जो प्रेजेंट किया गया, दैट इज टकमैन मॉडल, जिसने प्रेजेंट किया कि हाउ कैन वी डेवलप अ टीम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो देयर इज 5 स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट. हमारे पास 5 स्टेजेस हैं टीम को डेवलप करने की. द फर्स्ट एंड वन इज फॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग होती है. अब पहले देखते हैं फॉर्मिंग हमारे पास क्या है. फॉर्मिंग का मतलब ये है कि जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टीम मेंबर. जो टीम मेंबर आपने हायर किए हैं काम करने के लिए, जस्ट आप वहाँ पे इनिशिएट करते हो, न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हो. और डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो है एक प्रोजेक्ट टीम हायर कर रही हूँ और मैंने एक टीम बनाई है मदीहा की, मारिया की और मरियम की, तो डेफिनेटली ये 3 लोग मैंने हायर किए हैं. तो सबसे पहला स्टेप डेवलप करने के लिए, अब तीनों को नहीं पता कि हमने किसके साथ काम करना है, लोग एक्वायर मैंने कर लिए हैं प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन अब मेरा काम है टीम को डेवलप करना. तो फर्स्ट काम होगा मेरा फॉर्मिंग, यानी जो लोग मैंने प्रोजेक्ट की टीम के लिए चूज किए हैं, टीम ए मैंने चूज की है, उसको मैंने आपस में इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि टीम मेंबर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ईच अदर एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को पहचान सके कि व्हाट आर देयर थिंकिंग्स, व्हाट आर देयर बैकग्राउंड्स, क्या बैकग्राउंड्स है, उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स क्या है और कैसे मिलकर काम करना है. दैट इज अ स्टेप ऑफ द फॉर्मिंग.
फिर हमारे पास आती है स्टॉर्मिंग, और स्टॉर्मिंग हमारे पास क्या होता है कि टीम मेंबर हैव ये देखने, क्योंकि पहले तो हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, एक दूसरे को इनिशिएट करवाया ताकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम स्टॉर्मिंग करते हैं, ओपिनियन कोई पॉइंट्स रख के, कोई ओपिनियन रख के, ताकि हम उनकी सोच देख सकें कि उनकी थिंकिंग्स क्या हैं, वो किस तरीके से अपना ओपिनियन प्रेजेंट करती हैं, कैसे वो एक दूसरे का प्रेट करती हैं। पीपल एक दूसरे को, यानी आप समझ लीजिए एक दूसरे को टेस्ट कर रही हैं। कोई मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, एक पॉइंट डिस्कस करते हुए हर अपना अपना पॉइंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, यहाँ पे कॉपरेशन भी आएगी, ओपिनियंस मैच भी करेंगे, ओपिनियन मैच नहीं भी करेंगे। तो उस वक्त ओपिनियन देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉर्मिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मिंग, जहाँ इंट्रोडक्शन होता है, फिर स्टॉर्मिंग जहाँ पे ओपिनियन देखे जाते हैं कि जो टीम मेंबर हमने सेलेक्ट किया उनके वे ऑफ थिंकिंग और ओपिनियन हमारे पास क्या है। फिर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो होता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो टीम मेंबर जो कि स्टॉर्मिंग के फेज से पास होके जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना वर्किंग मेथड शेयर करते हैं, अब कैसे उन्होंने काम करना है इस पे मेन देखते हैं, ताकि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा सके और कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड भी किया जा सके और उसकी जगह क्या आ जाए, कोऑपरेशन आ जाए, कोलैबोरेशन आ जाए। इस वजह से हम जो है फिर वो नॉर्मिंग फेज की तरफ जाते हैं। स्टॉर्मिंग में हम ओपिनियंस देखते हैं और उसके बाद उस ओपिनियंस को देखते हुए अपना वर्किंग मेथड बताते हैं, ताकि वो कॉमन वर्किंग गोल हो और जो है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन फोकस्ड हो और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद होता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे टीम की पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उनको फोकस करने की बजाय वी हैव टू फोकस ऑन आवर ऑब्जेक्टिव गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा एक ही एजेंडा हो और उस एजेंडा को, उस गोल को अचीव करने के लिए टीम मेंबर एक अपना रिलेशनशिप सेटल करें, और अगर एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी होगी, एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली एग्जीक्यूट कर लेंगे। दैट इज परफॉर्मिंग। और फिर होता है एडजॉर्निंग, यानी परफॉर्म करने के बाद, अपने गोल को अचीव करने के बाद, जब टीम ब्रेक हो जाती है सक्सेसफुली अपने गोल को रीच करने के बाद, उसको बोलते हैं एडजॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से एक टीम को डेवलप किया जा सकता है एफिशिएंट तरीके से। पहले इन्फॉर्मिंग हो जाए, फिर उनके ओपिनियंस अंडरस्टैंड हो जाए, फिर उनकी नॉर्मिंग कर ली जाए, कॉमन वर्किंग मेथड उनके डिस्कस कर लिए जाए, फिर उनके वो मिल के टीम मिल के कॉमन गोल के ऊपर फोकस करें और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ काम करें, और लास्ट वन इज एडजॉर्निंग, जब टास्क कंप्लीट हो जाए इस तरीके से अपने एग्जीक्यूशन को, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें। फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, फॉर द एग्जीक्यूशन, बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द टीम। नंबर वन, हम अपनी टीम की ट्रेनिंग करें। नंबर टू, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हों, मे बी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या मे बी वो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, एज वेल एज हम टीम को डेवलप करने के लिए रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स भी प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, रिवार्ड सेट करें और रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी हम सेट करें। अब देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रोवाइड अ ट्रेनिंग, हाउ कैन वी सेट अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर द टीम मेंबर, एंड हाउ कैन वी मैनेज अ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फॉर द कॉन्फिडेंस और फॉर मेकिंग अ हैप्पी एम्प्लॉयज को हैप्पी करने के लिए। सबसे पहले बात आता है ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर मोस्टली रेकमेंड करता है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आई हैव एन एक्सपीरियंस टू डू शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैंने जॉब परफॉर्म की थी एट द जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दोस्त हु मेंबर हु है परफॉर्म, कुछ नया प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स को वर्कशॉप्स दी जा रही हैं, वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जा रही हैं। दैट इज़ अ ट्रेनिंग। अब जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ इस कोविड की वजह से, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि हाउ कैन यू टीच, क्या टीचिंग मेथड होगा ऑनलाइन पढ़ाने में, कैसे आपने डिलीवर करना है, टाइम कैसे मैनेज करनी है स्टडीज को, स्टूडेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करना है अपने साथ। तो एक प्रोजेक्ट, ये भी उनके लिए एक प्रोजेक्ट है कि आप एक कोविड सिचुएशन को, एजुकेशन सिस्टम को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो उसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंटली जो है वो इस पैंडेमिक को कवर कर सकें और काम कर सकें। तो ये होगी ट्रेनिंग। इसी तरीके से हम ट्रेनिंग करके भी टीम को डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के माइंड में भी होता है कि इफ देयर आर पीपल हु हैव इंडिविजुअल सम नीड ऑफ ट्रेनिंग, तो वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि क्विकली और इफेक्टिवली काम किया जा सके। फिर उसके माइंड में ये होता है कि अगर हम इंडिविजुअल पर्सन को कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस ट्रेनिंग से बाकी टीम क्यों ना फायदा उठाए। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि वी टेक अ बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड गिव अ ट्रेनिंग टू द ऑल टीम मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। और एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग विद द अप टू डेट इन्वायरमेंट,
यानी आजकल ई लर्निंग हो रही है, डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, कंप्यूटराइज जो हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। यानी अगर आप ट्रेनिंग दे भी रहे हो तो आप अप टू डेट ट्रेनिंग दो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और जो टाइम और टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग दो। इस तरीके से भी हम अपनी अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की। बात आती है हमारे पास टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि टीम, कुछ कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पे एक तुर्किश सीरियल था, वो आई थिंक सो अर्ली बर्ड सीरियल था, तो मैंने उनका 1-2 एपिसोड्स देखे थे। तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी, यानी जब भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट करना होता था ना, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए वो फिजिकली और मेंटली एक्सरसाइजेस करते थे। जैसे कि उनका एक प्रोजेक्ट मैंने देखा कि उनका प्रोजेक्ट था कि क्रिकेट्स के लिए, क्रिकेट लीग शुरू हो रही है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट सेट करनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने लोगो और विजन फाइंड आउट करने के लिए वो एक पिकनिक में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे सबको फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, स्पोर्ट्स करवाते हैं, और उसके दौरान वो अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है एक्टिविटीज टीम को बिल्ड करने का कि हाउ कैन वी मेक और इफेक्टिव योर प्रोजेक्ट। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज इस तरीके से भी की जा सकती हैं। कुछ कंपनीज हैं एक्सटर्नली काम करती हैं टीम मोटिवेट करने के लिए, टीम को बिल्डअप करने के लिए, और कुछ जो हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी इस एक्टिविटी को खुद करती हैं। अब 2 तरीके होते हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। द फर्स्ट टेक्निक इज जो है वो फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अब डेफिनेटली आईटी की बात हो रही है, तो आईटी के लिए फिजिकल चैलेंजेस, अगर हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो फिजिकल चैलेंज ये है कि वी आर मूव टू द नेटवर्किंग रूटर्स वगैरह के पास जाएं और वहाँ पे जाके देखें, पीटीसीएल ऑफिस को विजिट करें, ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करें। तो ये हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, आईटी के प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइनिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं हमारे पास इस तरीके से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पे जो है वो आ जाता है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं कि हम यूज़ करते हैं फॉर द टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम डेफिनेटली फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस हो जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। या हम अपने पास सिनेरियोज चूज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने टीम को जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं और उन्हें एक्टिव रख सकते हैं और उनको बिल्डअप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ कुछ देखते हैं। फिजिकल तो हमें समझ आता है कि लाइक जैसे कि मिलिट्री में होता है, फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आईक्यू लेवल टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। लेकिन जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज है फॉर एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह की जो है वो हो सकती हैं एक्टिविटीज, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कैसे जो है, क्योंकि जो आईटी की अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, और हर लोगों को साइकोलॉजिकली टेस्ट करने के लिए कि व्हाट आर द नेचर्स एंड व्हाट आर द वे ऑफ क्राइटेरिया टू डू अ वर्क, या व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द अदर्स, कैन ये काम कर सकता है इसके साथ मिलकर के काम नहीं कर सकता, व्हाट आर द मेंटल कैपेबिलिटीज उस पर्सन की क्या है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेगा, कोई काम कितने टाइम में ये कंप्लीट कर सकता है, उसका टारगेट देखने के लिए हम मेंटल एक्टिविटीज कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, विल्सन लर्निंग, सोशल स्टाइल इंडिकेटर और डिस्क प्रोफाइल। ये 3 एक्टिविटीज हैं जो सोशली हैंडल की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकली ये जो टेक्निक्स हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, ये मेंटल एक्सरसाइजेस टेक्निक्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि 1 बाय 1 हर एक टेक्निक कैसे काम कर रही है। सबसे पहले मेयर बर्ग्स टाइप इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MBTI बोलते हैं, एक पॉपुलर टूल है फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्सन प्रेफरेंसेस। एक पर्सनालिटी को जज करने के लिए, पर्सनालिटी का मेंटालिटी लेवल देखने के लिए हम जो है ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला EI फेज होता है। कुछ लोग एक्सट्रोवेरेंट और इंट्रोवेरेंट होते हैं। एक्सट्रोवेरेंट और इंट्रोवेरेंट का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं। अगर उन्होंने कोई काम करना है तो दे आर हाईली सेटिस्फाइंग और मोटिवेट होते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट कर लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे पास जो होते हैं इंट्रोवेरेंट, लेकिन कुछ वो लोग होते हैं जो एक्सट्रोवेरेंट होते हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है मेरे पास, जब तक मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो वो मोटिवेट होकर काम कर रहा है। लेकिन हो सकता
है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों कि जो कि मैं वो उनको कोई टारगेट दे रही हूँ तो दो आर सेल्फ मोटिवेटेड कि हम ये काम कर लेंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल कि एक्सट्रोवेरेंट है या इंट्रोवेरेंट है। तो इंट्रोवेरेंट हैव इनसाइड मोटिवेशन और एक्सट्रोवेरेंट को नीड टू बी ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द अदर पीपल, लोगों से मोटिवेशन मिलती है और उनसे मोटिवेशन लेके अपना टास्क को कंप्लीट करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं सेंसेशन इन इंट्यूशन। सेंसेशन और इंट्यूशन जो टाइप के लोग होते हैं, जो सेंसेशन टाइप लोग होते हैं वो फोकस करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करके अपने ओपिनियंस देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंट्यूटिव पीपल होते हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं, वो अटेंटिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनका उनका लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उस बेस पे ऐसे जो थॉट्स के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्यूशन। तो डेफिनेटली कुछ ओपिनियंस रखे जाते होंगे इन टेस्ट, मेंटल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो फैक्ट्स और फिगर की बेस पे बात कर रहा है इसका मतलब द पर्सनैलिटी हैव अ सेंसेशन। और अगर कोई पर्सन लॉजिकल या इंट्यूशंस की बात कर रहा है, इंजॉनिटी की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इंट्यूशन बेस्ड पर्सन हो सकता है। तो दीज आर काइंड ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट एनवायरमेंट। इम्प्लीमेंट जो है वो हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं लोग, नेक्स्ट है हमारे पास दिस थिंकिंग एंड फीलिंग। कुछ लोग होते हैं जो कि थिंकिंग जजमेंट रखते हैं और कुछ लोग होते हैं फीलिंग जजमेंट रखते हैं। जो थिंकिंग जजमेंट रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होते हैं, ठीक है। थिंकिंग मतलब ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल, यानी इसका मतलब कि फैक्ट्स एंड फिगर पे फोकस करने वाले। और जो फीलिंग्स वाले होते हैं दे हैव एन पर्सनल इम्पैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और सब इस बेस पे जो है उनकी फीलिंग्स होती हैं। फिर होता है हमारे पास जजमेंट एंड परसेप्शन। जजमेंट पीपल अब वो लोग होते हैं जो कि जिनका फोकस होता है कि हमने जो डेडलाइन मिल गई है उस डेडलाइन पे अपने टास्क को पूरा करना है। एट द सेम टाइम उसके अलावा हमने उसको बिल्कुल सीरियस लेते हैं। अगर कोई डेडलाइन मिल गया है उससे डेडलाइन से इधर नहीं होना। वी हैव ऑन द टाइम एंड ऑन द टारगेट, दे आर द जजमेंट पीपल। परसीविंग टाइप ऑफ पीपल आर रिलैक्स्ड होते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन हाउ टू स्टार्ट अ बेटर रेदर देन हाउ टू कंप्लीट अ अर्लियर। वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम अगर अच्छा स्टार्ट लेंगे तो वी आर कंप्लीट इन द टाइम। हमें वो ये नहीं रश करते कि हमें फर्स्ट कंप्लीट करना है अपने टारगेट में। दैट काइंड ऑफ पीपल आर द परसीविंग। तो ये चार तरीके हैं जिससे हम एक पर्सन की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। क्या वो एक्स्ट्रावेरेंट है, क्या वो इंट्रोवेरेंट है, क्या वो सेंसेशन है, क्या वो इंट्यूटिव है, क्या वो थिंकिंग रखता है या फीलिंग जजमेंट्स रखता है, क्या वो जजमेंटल है या परसेप्शन है। इस तरीके को फॉलो करते हुए हम टीम मेंबर की मेंटल कैपेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। So this technique is social style profile। यहाँ यानी साइकोलॉजिस्ट who have to develop a people thinking, people के profiles देखते हैं, people का behavior कौन से जो है इन स्केल में से किस पे रिलाई कर रहा है, क्या जोन है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, वो चीज़ें हमने सोशल स्टाइल प्रोफाइल के अंदर देखते हैं। अगर एक पर्सन हु हैव अ ड्राइवर्स नेचर या हु हैव अ ड्राइवर जोन में बिलोंग करता है, इसका मतलब he or she is a proactive यानी already ready for the future। टास्क के लिए पहले से रेडी होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, जिसका फोकस टास्क को कंप्लीट करना होता है, टास्क को एक्शन लेना है, फर्मली एक्शन लेना है, सीरियसली एक्शन लेना है और अपनी डेडलाइन को मीट करना है। वो पीपल जो होते हैं वो दे आर डोमिनेटिंग, टफ, स्वेयर, प्रैक्टिकल, ठीक है, एफिशिएंट होते हैं। दैट काइंड ऑफ द पीपल इज अ ड्राइवर्स, ठीक है। उनको हम किस स्केल में रखते हैं, ड्राइवर्स के स्केल में। एक्सप्रेसिव पीपल इज आल्सो अ प्रोएक्टिव, बट वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। पीपल ओरिएंटेड का मतलब दे आर फोकस्ड टू हाईलाइट दोज पीपल हु आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो कि अपने फ्रेश पर्सपेक्टिव रखते हैं, ओल्ड पर्सपेक्टिव नहीं रखते, टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। दैट टाइप ऑफ द पीपल इज एन एक्सप्रेसिव पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव पीपल। एडजेक्टिव जो उसकी नेचर को जोन जो है, जो बिहेवियर उसका ऑब्जेक्टिव बेस होता है, वो लोग होते हैं वो एक्सप्रेसिव तो होते हैं, यानी अपने आप मैनिपुलेट होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, अनडिसिप्लिन हो सकते हैं, स्टिमुलेट हो सकते हैं, एम्बिशियस होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, दैट और एथियोसिस्टिक होते हैं, एंड एज वेल एज ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ पीपल हु हैव सच काइंड ऑफ द नेचर हैज बिलोंग टू द एडजेक्टिव कैटेगरी। फिर होता है एनालिटिकल। एनालिटिव का मतलब रिएक्टिव, यानी जिस तरफ जिस वक्त जो काम हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। दे आर ऑल्सो टास्क ओरिएंटेड, वो टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं। एंड दे आर पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड का मतलब एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब दे ऑलवेज आर एनालाइज्ड, वो हमेशा हर चीज को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, देन दे फाइंड द रिजल्ट्स और कंक्लूजन करेंगे। दैट काइंड ऑफ द पीपल आर एनालिटिकल पीपल। और फिर होता है एमेबल, वो भी रिएक्टिव होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, और जो कि अपनी जो
रखते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, मैं कॉन्सेप्ट होता है कि वो डिपेंड करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाट आर द रिलेशनशिप विद दे हैव द टीम मेंबर। वो अपना जो है वो पीपल होते हैं, एमेबल पीपल होते हैं, रिएक्टिव एंड पीपल ओरिएंटेड होते हैं। तो जो लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं दे आर फोकसिंग ऑन द पीपल बिहेवियर, दे आर फोकसिंग ऑन द पीपल रिलेशनशिप, जो उनका दूसरे टीम मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उस पर फोकस करते हैं rather than to focus to completing on the task. These type of the people are belong to the different category. तो अब आपने देखा कि हम डिफरेंट प्रोफाइल बिहेवियर से बिलोंग कर सकते हैं। कुछ लोग ड्राइवर बिहेवियर पर करते हैं, कुछ एक्सप्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, कुछ एब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ एनालिटिकल बिहेवियर रख सकते हैं, कुछ अमेबल भी हो सकते हैं। इस तरीके से भी साइकोलॉजिकली लोगों को जज किया जा सकता है कि क्या ये टीम डेवलप करने के लिए, कि टीम किस तरीके से किस लेवल पे रह सकती है। और इन पॉइंट्स को सोचते हुए लोगों के इन नेचर्स को अंडरस्टैंड, ह्यूमन टीम मेंबर को की नेचर्स को देखते हुए फिर हम टीम डेवलप कर सकते हैं कि अगर इस तरह के लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारे क्या आउटपुट आने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिर हमारे पास होती है डिस्क प्रोफाइल। डिस्क प्रोफाइल, डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंस, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस, S stands for steadiness and C stands for compliances। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 डिमेंशन हैं जिसमें एक नॉर्मल पीपल का बिहेवियर जज किया जाता है। दिस इज अदर टेक्निक ऑफ द डिस्क, दैट इज कॉल्ड डिस्क प्रोफाइल। अब जो डोमिनेंट है उसको, वो अगर वो पर्सन इज अ डोमिनेंस तो दैट हैव अ कलर रेड एंड आई एक्सप्रेस लेटर से उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। If a person have an influential property, have an optimistic property, have a nature to a persuasive other person, वो अपने कर सकता है, दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, दैट इज अ वी। ठीक है, ही हैव अ वी कॉन्सेप्ट और उसको येलो कलर असाइन किया जाता है। फिर होता है ग्रीन कलर, इज अ स्टेनिनेंस, यानी अ पर्सन हु हैव अ सिंपैथेटिक, सिंसियर, काम, यानी ऐसी पर्सन, ऐसी टीम मेंबर्स जो कि काम नेचर रखते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, सिंपैथेटिक पॉइंट रखते हैं, एक गुड लिसनर होते हैं, यानी अपनी बात सुनाने से पहले दे हैव टू फोकस टू लिसन अदर पीपल। तो दूसरे लोगों को भी फोकस करते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा दूसरा टीम मेंबर मेरे लिए क्या सोच रहा है या टास्क के लिए क्या सोच रहे हैं, सबको साथ लेके चलने वाले, दैट इज अ स्टेडीनेस। और उनके लिए होता है यू और ग्री। फिर आता है हमारे पास कंप्लायंसेस, वो लोग जो कंप्लायंसेस नेचर रखते हैं, दैट्स बिलोंग टू द blue color and it, yani who are working want to work alone, who have prefer to work alone, not very communicative, not very social, ठीक है, और as well as they are already accept the risk, whatever type of risk they are face, वो उस रिस्क को जो है वो जो है उसको फेस नहीं करते हैं, रिस्क को, रिस्क वर्स होते हैं, रिस्क हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, दैट काइंड ऑफ पीपल ऑफ दिस बिहेवियर। तो अब हम बारी बारी फिर इसको देखते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस। ये वही चीज़ें जो यहाँ मैंने अभी आपके साथ जो है यहाँ एक्सप्लेन किया है। रिप्रेजेंट बाय रेड एंड आई, एंड दैट इज अ डोमिनेटिंग, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, टारगेट बेस्ड होते हैं, कम्पिटेटिव होते हैं। इन्फ्लुएंस पीपल यानी वो लोग जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं और स्ट्रॉन्ग जो है जज्बा होता है उनके पास काम करने के लिए, और उन्होंने हर हाथ में उनका मोटिव होता है अपने टारगेट तक पहुंचना। एंड देन स्टेडीनेस एंड देन कंप्लायंसेस। तो स्टेडीनेस आपके साथ मैंने भी शेयर किया, अ पीपल हु हैव वर्क विद कॉम, सिंसियर, एफिशिएंटली, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, वो हम बोलते हैं स्टेडीनेस। और कंप्लायंसेस, पीपल हु हैव अ नेचर ऑफ कंप्लायंसेस, हु ऑलवेज टू वर्क अलोन, दे आर नॉट कोऑपरेटिव, दे आर नॉट कम्युनिकेटिव, दे आर नॉट सोशलाइज्ड, नहीं होते हैं। जिस तरह के जो लोग होते हैं वो डिस्क प्रोफाइल होते हैं, वो कंप्लायंसेस नेचर से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखी, किस तरीके से हम टीम को डेवलप कर सकते हैं, उनके मेंटल स्टेटसेस को देखते हुए, उनके बिहेवियर्स को देखते हुए कि एक पर्सन कौन सी जोन में रिलाई कर रहा है, उसके मुताबिक हम टीम को कैसे डेवलप करें अच्छे तरीके से। इस तरीके से टीम को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है और उनसे काम लिया जा सकता है उनके नेचर के मुताबिक, ताकि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और आप भी अपने टास्क को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दें। ये होगी सोशल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। अब ट्रेनिंग के बाद, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के बाद एक और पॉइंट होना चाहिए जो कि एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। एन एम्प्लॉय इज वेटिंग फॉर दैट इसके रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जैसे कि अगर आपसे मैं काम करवा रही हूँ, आपको मैं प्रोजेक्ट्स दे रही हूँ, आपको मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ, तो आप मुझे असाइनमेंट करके दे रहे हो टाइम के साथ, काम भी करके दे रहे हो विद इन रिस्पेक्ट टू द टाइम, और एफर्ट भी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो। बट अगर मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करूँगी, आपको मोटिवेट नहीं करूँगी या आपको कोई रिवॉर्ड प्रेजेंट नहीं करूँगी, तो आपके जो काम करने का वे होगा
जो आपकी थॉट्स होंगी काम करने के लिए वो मोटिवेटेड नहीं होंगी. यू आर नॉट वर्किंग विद ग्रेट पैशन, यू आर नॉट वर्किंग विद फ्रॉम हार्ट जो है. यू जस्ट वर्क कम्प्लीटेड आउट के मैम ने कौन सा चेक करना है, मैम ने कौन सा हमें अप्रिशिएट करना है. तो देर इज़ अ नीड कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टीम को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उन्हें रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती है, या उस पर्सन को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है वो आर वर्किंग वेरी वेल, ताकि वो और बाकी लोग उससे इंप्रेस होकर वो भी बेटर करने की कोशिश करें. उसको तो अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि बाकी भी लोग अगर देख रहे हैं कि इसको अप्रिसिएशन मिल रही है तो नेक्स्ट टाइम वी वांट दिस, तो वो भी इससे ज्यादा एफर्ट करेंगे. तो देर इज अ नीड ऑफ फॉर एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इफ वी वांट टू डेवलप अ बेटर टीम एंड एफिशिएंट टीम, तो वो इस तरीके से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो मैनेज करें और इस तरीके से परफॉर्म करें. बिकॉज रिवॉर्ड इज नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल रिवॉर्ड, यू कि आप बोनस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कार दे रहे हो, ये दे रहे हो, दिस इज वेरी गुड, आप ये भी दो इनको एनुअल बेस पे. लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो साथ साथ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो है एक टीम मोटिवेट रहे और पैशन के साथ अपने टास्क को एग्जीक्यूट करे. आपके वर्ड से, आपकी बात करने से जो अगर मोटिवेशन मिलती है तो दैट इज़ नॉट वाई दैट इज़ नॉट गुड. आप ज़रूर उन्हें मोटिवेट करें ताकि टीम मेट्स भी इसको फॉलो करें और इसको प्रॉपर तरीके से अपना टास्क एग्जीक्यूट करें. लास्ट पॉइंट इज दैट कि मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम. अब टीम डेवलप हो गई है, टीम हमने डेवलप कर दी, उन पे हमने अच्छे से काम करना है. अब जो टीम काम कर रही है उनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट में सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है वो सब ओके है. अब हमने टीम को मॉनिटर करना है, टीम को कंट्रोल करना है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना है वो कैसे काम कर रहे हैं. तो और साथ साथ ये देखना है इफ देर इज एनी चेंज ऑफ नीड, हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है और इमरजेंसी ज़रूरत है या चेंज करना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली वी नीड टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को देखते हुए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को देखते हुए वी हैव टू चेंज एंड मैनेज. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर यूज देयर सॉफ्ट स्किल्स, अपने लीडरशिप स्किल्स को फॉलो करें, क्योंकि जो चीज़ आप अपने जैसे काम तरीके से या किसी को प्यार के साथ समझा सकते हो, वो काम एक पर्सन होता है मे बी कि एक सामने एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसके साथ हार्श वर्ड यूज़ करो, दे आल्सो ही आल्सो बी इगोइस्टिक, तो आपका काम छोड़ के चला जाए, ये भी हो सकता है. लेकिन मोर साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अगर किसी से अपना काम एफिशिएंटली लेना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि मेरी एक टीम डेवलप रहे और मैं अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहूँ, तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करने चाहिए. आपके सॉफ्ट हार्टेड सॉफ्ट जो है वो वर्ड्स होने चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी होनी चाहिए जिससे लोग अप्रिशिएट हों और जो है वो आपके साथ मिलकर हमेशा काम करना चाहें. देयर आर सेवरल टूल्स एंड टेक्निक जो एक टीम को मैनेज किया जा सकता है, यानी आप अपनी टीम को ऑब्जर्व करो, उनसे अच्छी कॉन्वर्जेशन करो, उनसे पूछो, फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्जेशन दोनों करो. ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी टीम मेंबर से मिल रही हूँ तो सिर्फ मैंने उससे काम के बारे में बात करनी है, काम के लिए कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ उससे फॉर्मल इनफॉर्मल बातें, या कोई उसको कोई परेशान है तो उससे वो डिस्कशन करो ताकि उसे पता हो कि यार वेरी सेटिस्फाइंग और वो मेरा जो है लीडर के तौर पे एक रोल प्ले कर रहा है. फिर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होने चाहिए, एप्रिसिएशन होगी हैं, बेशक वो फाइनेंशियल हैं, बेशक वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, ये सब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए एक टीम को मैनेज करने के लिए अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आ सकता है उसको कैसे हैंडल करना है. फिर हम बनाते हैं इशू लॉग्स. इशू लॉग्स का मतलब होता है आप एक रजिस्टर बना रहे हो, लॉग के तौर पे एक फाइल बना रहे हो जहाँ पे आपने इश्यूज हाईलाइट किए हुए हैं कि किस एक्टिविटी में क्या इश्यूज आ सकते हैं और किस टीम मेंबर के लिए क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आपके पास हो जाएंगे इश्यूज लॉग. एंड एज वेल एज हैव यू हैव प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट हैव इंटरपर्सनल स्किल, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें और काम एग्जीक्यूट करवा सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. तरीके से हम प्रॉपरली एक टीम को डेवलप कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं और टीम से अपने टास्क को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा सकते हैं. सो टेक दिस चैप्टर इज कंप्लीट हो गया, तो अब आप इसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो. इज देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी देन यू कैन आस्क मी. ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज.